So, this lecture number 2, it's a continuation of our the lecture number 2 only. So this is lecture number 3, but it is a continuation of our lecture number 2. हमारा कुछ एक पेंडिंग रह गया था लेक्चर नंबर 2 में. We were discussing द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, हमने पूरा पढ़ लिया था. वी वर डिस्कसिंग द हाइपोथेसिस एंड एक्सियम, ये भी पूरा पढ़ लिया था. वी वर डिस्कसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये भी हमने पूरा कर लिया था. देन वी वर डिस्कसिंग मेजर कंट्रीब्यूशन में हमने कुछ एक कंट्रीब्यूशन एंड डिस्कवरीज देख ली थी, कुछ एक बाकी थी. तो आई हैव टोल्ड यू दैट वी आर गोइंग टू कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, सो दिस लेक्चर इज़ अ कंटिन्यूशन ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर ओनली. सो विल सी द पेंडिंग ओवर डिस्कवरीज. तो हमने जो डिस्कवरीज अभी तक देख ली थी, वी हैव सीन बायोंसी, लिवर, इनर्शिया देख लिया था, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ग्रेविटेशन देख लिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देख लिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देख ली थी, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स देख ली थी, एक्सरेज, इलेक्ट्रॉन, रेडियम, पोलोनियम एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये हमने देख लिया था. बट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट्स अ डिस्क्लेमर, वी आर नॉट गोइंग इनटू डीप डिटेल्स, वी आर जस्ट टेकिंग अ शैलो डाइव इनटू इट. थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं और उसका सिग्निफिकेंस अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं. हम लोग डिटेल्स में अभी नहीं देख रहे हैं इसको. ठीक है, डिटेल्स में हम लोग जैसे जैसे चैप्टर आएगा, जैसे कि हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा, तो हम लोग बायोंसी को और थोड़ा डिटेल में देखेंगे. जैसे कि हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आएगा तो इनर्शिया को डिटेल में देखेंगे. जैसे कि हमारा मॉडर्न फिजिक्स जब स्टार्ट होगा तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट को और थोड़ा डिटेल में देखेंगे. सेम वे ईच एंड एवरी टॉपिक वी आर गोइंग टू गो डीप इनटू दोज टॉपिक्स वंस देयर टॉपिक इज़ गोइंग टू कम. अभी हम लोग एक कर्सरी लुक ले रहे हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने we have seen all those things. Now we were discussing this next page which is having the cosmic radiation. तो पहले हमारा देखा जाता था कॉस्मिक रेडिएशन, हमने ऑलरेडी देख लिया, बट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. कॉस्मिक रेडिएशन हमने ऑलरेडी देख लिया था. दीज आर द हाई एनर्जी पार्टिकल. जो इसमें याद रखने की चीज़ थी, दीज आर 90% प्रोटॉन एंड 9% अल्फा पार्टिकल होते थे. एंड दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बन 14, जो हमारा आइसोटोप होता है, विच इज़ हेल्पफुल इन radioactive carbon dating. ठीक है, and this cosmic radiation only, this is with this cosmic radiation only we could able to get the discovery of our positron, जो हमारा एंटी इलेक्ट्रॉन होती है. विद दिस कॉस्मिक रेडिएशन ओनली, आफ्टर बॉम्बार्डिंग इट, वी कुड एबल टू गेट द पॉजिट्रॉन. ठीक है, सो दिस इज अ सेकेंडरी पार्टिकल दैट वी आर गेटिंग इट आफ्टर द बॉम्बार्डिंग ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन. दैट इज द डिस्कवरी ऑफ पॉजिट्रॉन कम्स फ्रॉम द कॉस्मिक रेडिएशन. एंड कार्बन आइसोटोप 14 ऑल्सो वी हैव गॉट इट फ्रॉम देयर. ठीक है, सो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता था? इफेक्ट द सैटेलाइट एंड द एस्ट्रोनॉट्स इन द स्पेस. ठीक है, मिलिकन का जो एक्सपेरिमेंट था, दैट टेल्स इट कि चार्ज इज क्वांटाइज. ठीक है, इट बॉडी के ऊपर जो भी चार्ज होगा दैट इज इन द मल्टीपल ऑफ n इंटू ई, या 1 इंटू ई हो गया, 2 इंटू ई हो गया, 3 इंटू ई हो गया, 5 इंटू ई हो गया, बट इट विल नॉट बी 1.2 ई, 2.5 ई, इट विल नॉट 2.5 ई, दिस विल नॉट बी द केस. ओनली इट विल बी अ इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई, और जो मिनिमम वैल्यू होगी किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज की, दैट विल बी ई. और ई की हमारी क्या थी? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, दैट इज कूलम. दैट इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. न्यूक्लियर मॉडर्न हमने रदरफोर्ड का देख लिया था कि सेंटर पे डेंस हमारा मटेरियल है विच वी कॉल न्यूक्लियस, जो कि पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड इट. ठीक है, बट इसमें जो प्रॉब्लम हुई थी हमारी न्यूक्लियर मॉडल की, उसमें प्रॉब्लम थी कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, बिकॉज माई इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एक्सेलेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, सो इट विल रेडिएट एनर्जी. तो फिर वो एक पॉइंट पे जाके स्पाइरल डाउन इनटू द न्यूक्लियस हो जाना चाहिए था, बट इट इज़ नॉट हैपनिंग. तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस नहीं बता पाया था. सेकेंड थिंग जो थी, मेरा एटॉमिक स्पेक्ट्रा नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, बिकॉज एज पर रदरफोर्ड जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा था, इट शुड बी कंटिन्यूस, बट एक्चुअली एक्सपेरिमेंटेशन में पता लगा था ये डिस्क्रीट मतलब कि वही ऐसे ऐसे अलग अलग लाइन्स आ रही थी. और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मीन्स कि अलग अलग लाइन नहीं, एक लाइन दूसरे में मर्ज हो रही है, ये एक लाइन दूसरे में मर्ज हो रही है. ठीक है, अलग अलग लाइन नहीं होंगी, एक लाइन दूसरे में मर्ज होती हुई आएंगी. सो दैट इज़ व्हाट अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा. बट वो नहीं, वो न्यूक्लियर मॉडल का था, बट एक्चुअल में हमारे को डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा मिला था, जो कि एक्सप्लेन नहीं कर पाया. बट ये दोनों चीज़ें मेरी एक्सप्लेन करी क्वांटम मॉडल में. उसमें जो नील्स बोर ने कहा था कि मेरे जो एटम्स के, जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स के जो एनर्जी ऑर्बिट्स हैं, दोज एनर्जी ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज. ठीक है, एनर्जी ऑर्बिट आर क्वांटाइज मीन्स के एनर्जी इज़ नॉट कंटिन्यूस, देर इज़ अ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो एटम्स जो है वन एनर्जी लेवल, सपोज दिस इज E1 एनर्जी लेवल, दिस इज E2 एनर्जी लेवल. सो इलेक्ट्रॉन विल जंप हेयर और इलेक्ट्रॉन विल गो एक्साइट अप टू हायर एनर्जी लेवल, बट
इन दोनों के डिफरेंस के बराबर जब मेरी एनर्जी मिलेगी तभी जाएगा, ठीक है। अगर मेरी यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, सपोज 5 मिलेगी तभी जाएगा, 5.5 मिलेगी कोई एक्साइटमेंट नहीं होगी, 5.2 मिलेगी कोई एक्साइटमेंट नहीं होगी, 4.9 मिलेगी कोई एक्साइटमेंट नहीं होगी। जब एग्जैक्ट एनर्जी मेरी मिलेगी तभी वो इलेक्ट्रॉन मेरा एक्साइट होगा, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट द क्वांटाइजेशन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, जो कि इसने ये दोनों मेरा एक्सप्लेन कर दिए थे, स्टेबिलिटी ऑफ एटम और द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। बट जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वो मल्टी इलेक्ट्रॉन मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, एंड इट इग्नोर द वेव नेचर ऑफ आवर पार्टिकल्स, एंड द मेजर थिंग इट्स वायलेट द हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विच सेज के मोमेंटम एंड पोजिशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट क्वांटम मॉडल कुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन। फिर हमने देखा था वेव नेचर ऑफ मैटर। इसके अंदर क्या होता है, हर एक पार्टिकल जो मूविंग पार्टिकल होता है ना, उसके अंदर मोमेंटम होती है। इवन द बॉडीज लाइक आवर बॉडी, लाइक द ट्रक, लाइक एनी मूविंग बॉडी विच इज़ देयर, विच इज़ हैविंग द मोमेंटम, इट इज़ हैविंग द वेव नेचर, इट इज़ हैविंग द वेव लेंथ। बट द प्रॉब्लम होती है वो जो वेव लेंथ होती है वो इतनी स्मॉल होती है, दैट इज़ नॉट मीनिंगफुल, क्योंकि यहाँ पे एच की वैल्यू इतनी स्मॉल है। तो यहाँ पे पी बहुत बहुत बड़ा वैल्यू होनी चाहिए, तभी ये लैम्डा की वैल्यू कुछ मीनिंगफुल वैल्यू आएगी, ठीक है। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन स्मॉल पार्टिकल जो हमारे क्वांटम लेवल के पार्टिकल्स होते हैं उस पर ये इफेक्ट मेरा थोड़ा प्रोमिनेंट होता है वेव नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। वेव नेचर ऑफ मैटर में जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स अर्लियर इट वॉज थॉट इट्स particle nature, ठीक है, it was like a particle nature, but later on the wave nature also justified by the Davison and German experiment where it has proved कि electrons got diffracted, ठीक है, वो diffraction show करके it has been proven। फिर हमने देखा था रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट क्या होता है, इनइलास्टिक स्कैटरिंग। इनइलास्टिक स्कैटरिंग का मतलब कि माई एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व्ड, ठीक है। अगर दो बॉडी के बीच में कॉलिजन हो रहा है तो एक बॉडी दूसरी बॉडी को एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल जो पहले होती थी हमारी जो स्कैटरिंग मानी जाती थी, दैट इज़ अ रेले स्कैटरिंग। उसमें क्या होता था, जब फोटोन आके एक मॉलिक्यूल पे, एयर मॉलिक्यूल पे इट इज़ गोइंग टू स्ट्राइक, तो क्या करता था, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता था एनर्जी का, तो बस ये इट इज़ गोइंग टू स्कैटर द सेम, इट इज़ गोइंग टू स्कैटर द फोटोन, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू स्कैटर द फोटोन, सेम वेवलेंथ से स्कैटर कर देता था, ठीक है। लैम्डा स्कैटर इज इक्वल टू लैम्डा स्कैटर इज इक्वल टू लैम्डा रेजर जो पहले आती थी, ठीक है। बट लेटर ऑन हमने देखा कि रमन स्कैटरिंग में पता लगा कि हमारी जो लैम्डा जो थी आफ्टर स्कैटरिंग दैट इज़ बिगर। लैम्डा बड़ी है, दैट मीन्स इसकी फ्रिक्वेंसी छोटी है, दैट मीन्स इसमें एनर्जी कम है। दैट मीन्स इट हैज़ गिवन द एनर्जी टू द पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी इसने बढ़ा दी होगी। पार्टिकल की इंटरनल जैसे वाइब्रेशन एनर्जी और इट्स रोटेशनल एनर्जी, इट वुड हैव इंक्रीज दैट एनर्जी, ठीक है। सो दैट्स वाई इट्स लैम्डा गॉट इंक्रीज्ड। सो दैट इज़ व्हाट इट्स बीन ऑब्जर्व बाय द रमन इफेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्मल आयनाइजेशन। थर्मल आयनाइजेशन इज बीन एक्सप्लेन बाय मिस्टर साहा, एम.एन. साहा जी थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया था, एंड ही हैज़ गिवन अ इक्वेशन जिससे हमारे को टेम्परेचर और आयनाइजेशन के बीच में एक रिलेशन मिला था कि मैं कितना, फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मलाइजेशन आयनाइजेशन क्या होती है, माई एटम्स गेट आयनाइज, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम देयर, ठीक है। सो दैट गॉट आयनाइज, लाइक पॉजिटिव आयन हो गया उसमें, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट द आयनाइजेशन जो हुआ मेरा बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। तो यहाँ पे साहा आयनाइजेशन इक्वेशन थी दैट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन कि मैं कितना उसको गर्म करूँ एंड हाउ मेनी एटम्स ऑफ द गैस विल बी आयनाइज, कितने टेम्परेचर तक कितनी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गैस विल बी आयनाइज। दैट इक्वेशन इज बीन गिवन बाय साहा's आयनाइजेशन इक्वेशन, ठीक है। एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इज हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग द स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ स्टार। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स it's been initially started by S.N. Bose, and later on he has sent a paper to Einstein, and also Einstein also got impressed. So Saha has presented a paper of quantum statistics in photon, but Einstein spreaded that idea into इलेक्ट्रॉन एंड अदर पार्टिकल्स, ठीक है। सो दैट्स वाई इट्स आइंस्टाइन बोस, जब भी आता है आइंस्टाइन और बोस का कोलैबोरेशन आता है इसमें। इसमें देखते हैं क्वांटम स्टैटिस्टिक्स को समझने से पहले वी नीड टू नो कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स की जो होती है वो होती है बिहेवियर ऑफ एनर्जी एंड बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी एट अ वेरी स्मॉल लेवल। अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैटर और एनर्जी एट अ लार्ज लेवल, एट अ टेरेस्ट्रियल लेवल और एट अ लेबोरेटरी लेवल, बट यहाँ पे जो बिहेवियर ऑफ मैटर ऑफ एनर्जी होता है एट अ वेरी स्मॉल एट अ एटॉमिक लेवल, ठीक है। सो यहाँ पे जो क्लासिकल से क्वांटम में जो चेंज आता है वो था डायमेंशन का, यहाँ पे डायमेंशन हो जाती है माइक्रोस्कोपिक, दैट इज एट अ एटॉमिक लेवल। और जो एनर्जी हो जाती है यहाँ पे क्वांटाइज्ड होती है। एट अ क्लासिकल लेवल एनर्जी इज कंटिन्यूस, बट एट अ क्वांटम लेवल एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। एनर्जी क्लासिकल में ऐसे रैम्प की तरह होती है, ठीक है, कंटिन्यूस
कंटिन्यूस एनर्जी, कोई ऐसे इसमें स्टेप्स नहीं है. बट क्वांटम का मतलब है द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू द स्टेप. 10 होगी, 20 होगी, 30 होगी, 40 होगी. और यहाँ पे क्या होगी, 10.1 होगी, 10.1.1 होगी, 10.2 होगी, 10.3 होगी, ऐसे ऐसे बिल्कुल कंटिन्यूस रहेगी. बट यहाँ पे स्टेप की तरह चलेगी, 10, 11, 12, 13, 14. सो एनर्जी इज क्वांटाइज्ड in my micro level. ठीक है, so it is in the steps, it is quantized and it is like a ramp in the classical. So that is one major difference between the quantum mechanics and the classical mechanics. Another difference is there is a wave duality, वेव और पार्टिकल डुअलिटी होती है इन द पार्टिकल्स एट अ क्वांटम लेवल. ठीक है, एट अ क्लासिकल लेवल वेव नेचर बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, ओनली पार्टिकल नेचर होता है. बट एट अ क्वांटम लेवल वी कुड एबल टू सी वेव एंड पार्टिकल नेचर. सो डुअलिटी वी कुड इज प्रोमिनेंट एट अ क्वांटम लेवल. सो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी हमने देख लिया एट अ क्वांटम लेवल. क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी होता है एंड दे फॉलो जो एट दिस लेवल uncertainty principle. So and the motion is not determined here, motion or momentum is not determined, it is probabilistic. So they follow a uncertainty principle. ठीक है, uncertainty principle says कि motion और momentum हम लोग उसको determine नहीं कर सकते, it is a probability. कि हम कह सकते हैं इस जो पोजीशन होगी इलेक्ट्रॉन की इस पर्टिकुलर लोकेशन में होगी, एंड वी कैन नॉट से इट 100% डिटर्मिनिस्टिकली कि इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे होगी. ठीक है, सो इट शोज अ प्रोबेबिलिस्टिक नेचर. ठीक है, क्वांटम नेचर इज अ प्रोबेबिलिस्टिक नेचर रादर देन द डिटर्मिनिस्टिक नेचर विच इज़ अ केस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स. ठीक है, सो ये मेरा दिस इज़ अ जस्ट ब्रीफ अबाउट द क्वांटम मैकेनिक्स. और क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से जो एडवांसमेंट हुआ था दैट लेड टू द एडवांसमेंट ऑफ आवर सॉलिड स्टेट फिजिक्स. सॉलिड स्टेट फिजिक्स में वी कुड एबल टू सी द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स विद इन आवर सॉलिड्स. ठीक है, उस अरेंजमेंट की वजह से वी मॉडिफाई दोज अरेंजमेंट एंड वी ट्राई टू बिल्ड अप सम मटेरियल विच कुड एबल टू विथस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर, विच कुड एबल टू इतना स्ट्रेंज बिहेवियर शो करेंगे दैट इज़ लाइक नॉर्मली इट कुड नॉट बी बिलीव्ड. लाइक फॉर इंस्टेंस लिक्विड हीलियम होता है एक, और सुपर कंडक्टिविटी होती है. लिक्विड हीलियम क्या करता है ना, इट गोज अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑन द वॉल्स ऑफ अ बीकर. ठीक है, सो दैट स्ट्रेंज बिहेवियर कम्स फ्रॉम आफ्टर स्टडिंग द सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड दैट बिकॉज ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स ओनली. देन वी हैव स्टडीड द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज ऑल्सो अ क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट. Laser, transistor and diodes which led to the computer revolution. It is nothing but the evolution of our quantum mechanics. ठीक है, and the spacing and the state of particle occupy. So क्वांटम स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? क्वांटम स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मेरे लाइक फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, हाउ दे ऑक्यूपाई एंड टेक द स्पेस इन द एटम, हाउ दे ऑक्यूपाई एंड टेक द स्पेस इन द एटम. और जिस तरीके से वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं दैट चेंजेस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर. सो दैट चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज वी इट्स टू स्टडी दैट चेंज इज द quantum statistics. ठीक है, so quantum statistics is how the particle choose among the different state among the different energy state. So मतलब पार्टिकल में यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रॉन, हो गया फोटोन, हो गया. सो बट उनको फिजिसिस्ट वाली टर्म में या टेक्निकल टर्म में हम लोग बोलते हैं फर्मियंस या बोसॉन्स. ठीक है, सो उन पार्टिकल्स की वो किस एनर्जी स्टेट में किस तरीके से लाई कर रहे हैं. ठीक है, अब ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, बस ऐसे समझो कि एक घर है, उसके अंदर फ्लोर बने हुए हैं. ठीक है, ये 4 फ्लोर बने हुए हैं और हर फ्लोर पे रूम है. ठीक है, तो ये जो पार्टिकल हैं किस फ्लोर पे जाएगा और किस रूम में जाएगा, दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज बीन टोल्ड बाय थ्री पीपल. Three kind of distribution is there. So one, it is the classical distribution which was told by the Max and Boltzmann. ठीक है, so it said कि कोई जो हमारे particles हैं they can take any floor in any room. They can take any floor in any room. But जो हमारे फिर then another distribution is been given by Fermi and Dirac, and उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको फर्मियंस बोलते हैं, जो कि उसमें है हमारा इलेक्ट्रॉन. उसके अंदर क्या होता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल चलता है. वो क्या कहता है, 1 गेस्ट पर रूम. ठीक है, यहाँ पे अगर जो मेरे फ्लोर हैं और उसके अंदर मेरे रूम्स हैं, ठीक है, तो मतलब इस रूम में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा. ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक कि इस एक रूम में मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर. सो वन रूम वन गेस्ट. ठीक है, तो दैट इज followed by the Fermi-Dirac distribution, or which follows the Pauli exclusion principle. Third is a Bose-Einstein हमारे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन. उसके अंदर क्या होता है, दैट इज़ वी कैन से फोटोन. ठीक है, यहाँ पे जो होता है मेरे फर्मियंस होते हैं विच इज़ हैविंग ए हाफ इंटीग्रल स्पिन. यहाँ पे जो होते हैं मेरे फोटोन जिनका होता है वन इंटीग्रल स्पिन. ठीक है, दीज आर कॉल्ड द बोसॉन्स. सो फोटोन इज कॉल्ड द बोसॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द फर्मियंस. ठीक है, सो
अब इतना ही देख लो, इतना ही बहुत है आपके लिए समझना कि इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द फर्मियंस एंड दे फॉलो द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब इससे ज़्यादा डिटेल में अगर आपको समझ में आ रहा है ठीक है, अदरवाइज नहीं भी समझ में आ रहा कोई बात नहीं, बट इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बोसॉन्स कौन से होते हैं, फोटॉन्स आर कॉल्ड बोसॉन्स एंड दे हैव अ इंटीजर स्पिन, ठीक है, और दे ऑक्यूपाई द स्टेट लाइक एनी नंबर can come in the same room, ठीक है, they can pile up in any number, so 1 2 3 4 within a single room they can pile up, but poly exclusion में क्या था, in single room only one electron will come, ठीक है, so that is the difference के how the particle is taking the place in the energy state. So with that another set of physics has come up, that is called a quantum statistics, ठीक है, so that is just the distribution किस तरीके से होता है हमारा मैटर्स का, जो हमारे पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। क्लासिकल ने अपना दिया था विच इज़ कॉल्ड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, वो कहते हैं कि कोई भी पार्टिकल किसी भी फ्लोर पे कोई भी रूम ले सकता है। सेकेंड फिर मेरा था फर्मियंस ने विच इज़ कॉल्ड फर्मी एंड डिराक, और फर्मियंस कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, उन्होंने दिया था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के एक रूम में एक ही पार्टिकल आएगा, एक रूम में एक ही वन गेस्ट वन रूम आएगा। और फिर आया हमारा बोस आइंस्टाइन, पी मीन्स बोस आइंस्टाइन, जो कि फोटोन के ऊपर है, एनी नंबर ऑफ फोटोन्स कैन पाइल अप इन द सेम रूम, ठीक है, 1 2 3 4 5 कितने भी एक ही रूम में मल्टीपल फोटोन कैन कम, ठीक है, सो दैट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन इट्स बिन गिवन एंड दैट इज़ व्हाट द क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब हमने इसमें देख लिया क्वांटम स्टैटिस्टिक देख लिया। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स इस बोस आइंस्टाइन वाला जो एस एन बोस ने हमारे दिया था, दैट इज़ फॉर द फोटोन एंड दैट एक्सटेंडेड टू अदर एलिमेंट्री पार्टिकल बाय आइंस्टाइन, ठीक है, सो फोटोन एंड इट इज़ हैविंग द इंटीजर स्पिन, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने देखी है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो फर्मी डिराक में था कि वन रूम वन पार्टिकल, सो दैट वी हैव सीन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देन द एर्निको फर्मी हमने पहले देखा था, न्यूक्लियर फिशन जो हमारा इस वाले केस में था, वी हैव सीन इट है ना, न्यूक्लियर फिशन बाय हैन एंड माइटर, ठीक है, यहाँ पे जो किया था न्यूट्रॉन इंड्यूस फिशन, बट दैट इज़ नॉट अ कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन। जो हमारा एनरिको फर्मी जी ने दिया था, दैट इज़ नाउ अ कंट्रोल न्यूक्लियर फिशन। कंट्रोल न्यूक्लियर फिशन मीन्स के वो with the moderators and with the control rods they could able to control the speed of the neutrons and the number of neutrons also, ठीक है, so कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन। सो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, स्प्लिट ऑफ हैवी न्यूक्लियस लाइक यूरेनियम इनटू द लाइटर न्यूक्लियाई आफ्टर बॉम्बार्डिंग विद द न्यूट्रॉन, ठीक है, एंड लॉट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, ठीक है। तो बड़े को छोटे इसको न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करना और इसको छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियस में ब्रेक डाउन करना, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस से लार्ज अमाउंट ऑफ मास गॉट, इसमें क्या होता है बेसिकली मास कम हो जाता है, और मास कम होता है दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, हमारा E=mc² से, और जो एनर्जी होती है दैट इज़ अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ बीन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। बट ये प्रॉब्लम होती है, दिस इज़ एन अनकंट्रोलेबल, ठीक है, एक न्यूट्रॉन निकलेगा और जो रिएक्शन में जो मेरा प्रोडक्ट होता है उसमें फिर फर्दर न्यूट्रॉन निकलते हैं, वो फर्दर फिर बॉम्बार्ड करते हैं, फिर फर्दर न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो इट्स लाइक अ अनकंट्रोलेबल फिशन रिएक्शन। उसको कंट्रोल करने के लिए दे हैव यूज्ड, फर्मी हैज़ यूज मॉडरेटर एंड द कंट्रोल रॉड। मॉडरेटर क्या होता है, ग्रेफाइट, वो क्या करता है, स्लो डाउन ऑफ न्यूट्रॉन करता है, ठीक है, और कंट्रोल रॉड क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर देता है न्यूट्रॉन को, ठीक है। सो न्यूट्रॉन अगर एक प्रोसेस में पहले एक न्यूट्रॉन से बम्बार्ड हुआ, 3 निकल रहे हैं, तो उसमें से 2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, एक को जाने देगा, या तीनों को एब्जॉर्ब कर लेगा अगर मेरे को न्यूक्लियर फिशन रोकना है। सो कैडमियम इज़ द कंट्रोल रॉड एंड ग्रेफाइट इज़ यूज्ड एज अ मॉडरेटर, स्लो डाउन द स्पीड, ठीक है। Then there is one more discovery it's been done, it's the expanding universe which is by Edwin Hubble through the Hubble telescope. So he said that the galaxies are receding away, and the farther they are then the faster they are receding away. So that is significance is कि that proves the Big Bang theory कि हमारा जो यूनिवर्स है that is expanding, जो galaxies है हमारी that is moving away from us, और जितनी दूर गैलेक्सी है उतनी ही उसकी तेज स्पीड है दूर जाने की, ठीक है। So that has been that galaxy receding proves the Big Bang theory, ठीक है। Then our cyclotron is there. Cyclotron is a particle accelerator that accelerate the charged particle to high energies. तो इसमें क्या होता है कि पार्टिकल होता है ऐसे, इसको स्पाइरल में मूव करते हैं, यहाँ पे फिर से इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो इसकी स्पीड बढ़ गई, बट वी आर टर्निंग इट अराउंड सो दैट इसको ऐसा नहीं है कि लंबा जाता रहे, ठीक है, बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग द एनर्जी इन द स्पाइरल वे। सो मल्टीपल स्पाइरल्स, छोटे से लेंथ में ही इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और जो स्पाइरल वाला काम करता है वो करता है मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो कि सर्कुलर मूव कराता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ गोइंग टू गिव द एनर्जी एंड द किक टू इट, ठीक है। सो दैट इज़ अ साइक्लोट्रॉन। सो साइक्लोट्रॉन का सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज़ यूजफुल इन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड प्रोड्यूसिंग द मेडिकल आइसोटोप्स, ठीक है।
Now next we are going to see one more subatomic particle is called the neutron. Neutron has been found in the nucleus along with the proton. So it is a subatomic particle. It is having no charge. Like proton is having the +1 charge, it is having a no charge. Okay? So how they have detected it? When they bombarded beryllium with alpha particle. ठीक है, remember this, when they, how the neutron discovered, when they bombarded beryllium with alpha particle. ठीक है, and what is the significance of neutron? It is helpful in our nuclear stability and it is helpful in fission. Nuclear fission में हमने देखा when the neutron got bombarded then only we get the nuclear fission reaction. So it is helpful in fission and it is helpful in producing the isotopes. ठीक है, carbon 14, carbon 12, they are helpful in producing the isotopes. Okay. नेक्स्ट देखते हैं हमारा फिर था न्यूक्लियर थ्योरी. न्यूक्लियर फोर्सेस की थ्योरी दी थी थ्रू द एक्सचेंज ऑफ मेजॉन्स. ठीक है, जो हमारी फोर्सेस हैं कि लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है हमारी इंट्रैक्शन होती है दैट इज़ थ्रू द कैरियर. उसमें कैरियर क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में, हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था. दैट इज़ फोटोन. फोटोन इज़ द कैरियर इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. सेम वे यहाँ पे जो हाइडेकी युकावा ने जो किया था दैट ही सेड के जो न्यूक्लियर फोर्सेस में मेरा जो ग्लूअन्स को जो टाइटली ग्लू करता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, दैट इज़ अ मेजॉन थ्रू द एक्सचेंज ऑफ मेजॉन्स. ठीक है, तो इट इज़ अ मेजॉनिक थ्योरी और थ्रू द एक्सचेंज ऑफ मेजॉन. सो न्यूक्लियर थ्योरी, सो न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं, दैट इज़ बिटवीन द प्रोटॉन एंड प्रोटॉन. ठीक है, सो हमारे को क्या होता है कि बेसिकली जो मेरा एटम होता है उसमें यहाँ पे न्यूक्लियस होता है. ठीक है, और यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन होता है. न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन क्या होता है, जीरो चार्ज. अब प्रोटॉन एंड प्रोटॉन पास में आएंगे ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन होगी इसमें. तो रिपल्शन होगी तो एटॉमिक स्टेबिलिटी तो आएगी नहीं. तो एटॉमिक स्टेबिलिटी इसके अंदर दैट मीन्स कोई फोर्स है जो इन दोनों को ज्वाइन करके रख रही है, जो न्यूक्लियस बना रही है. सो दैट फोर्स इज़ नथिंग बट आर न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, विच इज़ मोर देन द which is more than our electromagnetic force. We are going to see it in the coming part, which is more than the electromagnetic force. यहाँ पे क्या है, it combines the proton and proton. So because proton and proton naturally they are going to repel because of electromagnetic force, but their nuclei is stable because of the strong attractive force which is a nuclear force between proton. ये charge independent होती है, proton proton पे भी लगती है, proton neutron पे भी लगती है. ठीक है, and it is through the एक्सचेंज ऑफ मेजॉन. ठीक है, थ्रू द एक्सचेंज ऑफ मेजॉन. लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हमारा एक्सचेंज ऑफ फोटोन होता था, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मेजॉन होता है. दैट इज कॉल्ड अ पाइऑन, मतलब पाई मेजॉन. ठीक है, इट इज़ अ एक्सचेंज ऑफ मेजॉन. नेक्स्ट वी हैव अ कैस्केड ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन. जो कि हमने देखा था कॉस्मिक रेडिएशन में हमारा यहाँ पे पॉजिट्रॉन बन रहा है ना. दिस वी हैव सीन हेयर कॉस्मिक रेडिएशन में दिस पॉजिट्रॉन इज कमिंग अप. इट इज़ बीन डिस्कवर्ड थ्रू दिस ओनली कैस्केड प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन. ठीक है, सो कॉस्मिक रेज आती हैं, दे आर द हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, दे इन द आउटर स्पेस दे आर मोस्टली प्रोटॉन्स. ठीक है, सो दे कोलाइड विद द एयर न्यूक्लियाई. जो एटमॉस्फेयर में एयर न्यूक्लियाई होता है तो क्या होता है, फिर देयर इज अ शावर ऑफ सेकेंडरी पार्टिकल्स. इसके साथ कोलाइड करके दे गिव अनदर पार्टिकल्स विच आर फोटॉन्स, न्यूट्रिनोस और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर. ठीक है, these are the secondary particle that generated when the proton like the cosmic rays collide with the air nuclei. ठीक है, so they give photons, neutrinos and electron positron pair. ठीक है, फिर है हमारी थ्योरी ऑफ कंडेंस मैटर. सो थ्योरी ऑफ कंडेंस मैटर एंड द लिक्विड हीलियम. तो इसके अंदर क्या होता है ना हमारा कि जस्ट यस, सो इसका जो मेजर एक क्या होता है कि कंडेंस मैटर, थ्योरी ऑफ कंडेंस मैटर कहती है कि व्हेन एवर द कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ वास्ट नंबर ऑफ पार्टिकल एट अ डिफरेंट टेम्परेचर, एट अ लो टेम्परेचर, इट शोज सम नोवल प्रॉपर्टीज विच इज़ नॉट सीन इंडिविजुअली. ठीक है, सो लाइक सुपर कंडक्टिविटी एट अ वेरी लो टेम्परेचर वी हैव सीन जीरो रेजिस्टेंस एंड इट ऑल्सो एक्सपेल्स द मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस सुपर कंडक्टिविटी जो एक कलेक्टिव बिहेवियर है of vast number of particle like electron and atom, it gives a novel property which is not seen individually. ठीक है, अगर आप इंडिविजुअली एटम्स को स्टडी करोगे, इलेक्ट्रॉन को स्टडी करोगे, यू कुड नॉट एबल टू फाइंड इट. बट व्हेन यू स्टडी द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल एट अ वेरी लो टेम्परेचर, यू कुड एबल टू सी दिस न्यू novel property which is a superconductivity which is opposing the normal experimental observation that we are seeing in the individual particles. ठीक है, so for instance if it's
cooled with below critical temperature, some temperature is there, if it's cooled, if the material is cooled below critical temperature, उसके अंदर resistance जीरो हो जाता है और that started expelling the magnetic fields. तो इसका जो यूज़फुल होता है सुपर कंडक्टिविटी का, वी हैव सीन इन द मैगलेव. ठीक है, मैगलेव इज अ मैग्नेटिक लेविटेशन. ठीक है, सो मैगलेव में यूज़ होता है, MRI में यूज़ होता है और इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में यूज़ होता है हमारा सुपर कंडक्टिविटी. एंड बिकॉज ऑफ दिस कलेक्टिव बिहेवियर की वजह से जो नॉवल प्रॉपर्टी आती है, एक आती है लिक्विड हीलियम में. लिक्विड हीलियम क्या होता है, सुपर फ्लूइड बन जाता है. सुपर फ्लूइड के मतलब इसकी जीरो विस्कोसिटी होती है, it climb the wall and it's become the frictionless fluid. ठीक है, it is because of the theory of condensed matter when we study the collective behavior of particles. ठीक है, when we study the collective behavior of particle, we could able to see some novel properties, superfluid and superconducting properties. Superfluid property of helium क्या है, zero viscosity. It started climbing the wall of the container and it is a frictionless fluid. ठीक है, और here also superconductivity में it got zero resistance and it started expelling magnetic fields. ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक चीज़ देखते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, टू अंडरस्टैंड द मेजर एंड द लेज़र. ठीक है, मेजर क्या होता है, माइक्रोवेव कोहेरेंट एमिशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन, और यहाँ पे लेज़र होता है लाइट इंटेंस कोहेरेंट रेडिएशन होती है, और इसके अंदर लेज़र के अंदर होती है मेरी इंफ्रारेड, विजिबल एंड द अल्ट्रावायलेट, मोनोक्रोमेटिक, यूनिडायरेक्शन लाइट. तो ये मेरी मोस्टली यूज़ होती है इन मेडिसिन एंड कम्युनिकेशन, और मेजर में मेरी होती है माइक्रोवेव. ठीक है, और दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन दैट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय आइंस्टाइन. स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है कि सपोज मेरा इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर फोटोन आके इसके ऊपर वंस अ फोटोन गॉट बम्बार्डेड, सो इसकी एनर्जी इट गॉट इनटू एक्साइटेड स्टेट, इधर चला गया. अब क्या होता है, वो थोड़े टाइम बाद फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट इट एमिट द फोटोन, इट कम बैक डाउन टू इट्स नॉर्मल स्टेट. अब क्या है, वो रादर देन वेटिंग फॉर दैट कि अपने आप आए, हम लोग क्या करते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं इसको विद अनदर फोटोन. ठीक है, इसको स्टिमुलेट कर दिया, इट गॉट डाउन टू इट डी एक्साइटेड स्टेट एंड इट्स इजेक्टिंग फ्यू, स्टार्टेड इजेक्टिंग द फोटोन्स. सो दैट इज कॉल्ड अ स्टिमुलेटेड एमिशन, कि हम अपनी तरफ से इसको डी एक्साइट करते हैं, अपना नेचुरली उसको डी एक्साइट होने नहीं देते, हम खुद एक्सटर्नली पुश कराते हैं इसको डी एक्साइट होने के लिए. दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ स्टिमुलेटेड एमिशन. ठीक है, सो दैट इज़ द स्टिमुलेटेड एमिशन. ये दोनों मेजर और लेज़र सेम उस पर आता है. मेजर जो है मेरा माइक्रोवेव है, लेज़र जो है मेरा लाइट इंटेंस कोहेरेंट लाइट, यहाँ पे जो है इंफ्रारेड है, विजिबल है और अल्ट्रावायलेट है. ये याद रखने की ज़रूरत है. ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट है यूनिफिकेशन ऑफ वीक फोर्सेस एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, जो हमारी एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है, जो बताती है कि हमारी चारों फोर्सेस जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं दैट इज़ कमिंग फ्रॉम वन सिंगल फोर्स. ठीक है, सो हम लोग अभी जो हमारी नेक्स्ट क्वेस्ट चल रही है दैट इज़ टू सी ऑल दोज फोर्सेस इनटू वन फॉर्म. ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ ऑल दोज फोर्सेस, ऑल फोर फोर्सेस. अभी जो हमारा यूनिफिकेशन हुआ है, एक तो ग्रेविटी का हुआ है जो कि सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल ग्रेविटी का यूनिफिकेशन हुआ है, और दूसरा हमारा जो यूनिफिकेशन हुआ है दैट इज़ यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का यूनिफिकेशन हुआ है. और अभी लेटेस्ट कुछ टाइम पहले, कुछ ईयर्स पहले, वी हैव गॉट अ यूनिफिकेशन ऑफ एक और फोर्स होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स. तो वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर नॉट डिफरेंट, दे आर द सेम फोर्सेस. जैसे हमारी इलेक्ट्रिक फोर्सेस एंड मैग्नेटिक फोर्सेस डिफरेंट नहीं है, दे आर द सेम फोर्सेस ओनली. सेम वे वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का यूनिफिकेशन हुआ है एंड दे आर द सेम फोर्सेस. ठीक है, एट लो एनर्जी दे आर सेपरेट, एट सुपर हाई एनर्जी तो चारों मेरी फोर्सेस एक जैसी हो जाती हैं. वो तो लो एनर्जी पे ऑल दोस फोर्सेस गॉट सेपरेटेड. सेम वे हेयर, यहाँ पे लो एनर्जी पे ये दोनों सेपरेट बिहेव करती हैं, बट एट हाई एनर्जी दे गॉट यूनिफाई. अब यहाँ पे इनके करियर्स क्या क्या होते हैं, इनके जो कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का हमने देखा था, कैरियर इज़ फोटोन, और जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के जो कैरियर होते हैं दैट इज़ डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन. डब्ल्यू प्लस, डब्ल्यू माइनस एंड जेड बोसॉन आर देयर कैरियर्स. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस एंड दिस वी आर गोइंग टू सी इट फर्दर इन द बीटा डिके, जब हम कमिंग लेक्चर में देखेंगे. इट इज़ कॉल्ड अ बीटा डिके. ठीक है, बीटा डिके में द मेन रोल ऑफ दिस इज़ द एटॉमिक स्टेबिलिटी. वीक न्यूक्लियर फोर्सेस का मेन रोल होता है बीटा डिके, दैट कन्वर्ट न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन. सो दैट इज़ वन थिंग, एंड there we are going to see in detail what is this weak nuclear force. ठीक है, so theory of everything is nothing but when the force unit all four forces, fundamental forces जो है मेरी, they are not independent, they are part of one force only. ठीक है, at a high temperature, super high temperature, some giga volt and all, giga electron volt and all, we could able to see the unification, but it is not possible right now. We don't have the technology to generate that much amount of energy. Next is the Chandrasekhar limit, CS limit. थ्योरी ये देख लिया हमने, कैस्केड देख लिया, ये देख लिया. नाउ वी हैव सीन लेज़र मेजर देख लिया, यूनिफिकेशन देख लिया, थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी देख लिया. नाउ वी हैव टू सी द लास्ट वन, चंद्रशेखर लिमिट. चंद्रशेखर लिमिट क्या बताती है कि मैक्सिमम मास स्टेबल वाइट ड्वार्फ स्टार कैन होल्ड. ठीक है, सो
हमारा जो सन है दैट इज़ अ स्टार, ठीक है। स्टार के बाद बनता है वाइट डॉर्फ स्टार, वाइट डॉर्फ के बाद स्टार होते हैं जी, ये इट इज़ ले प्रोसेस ऑफ बर्थ टू एंड ऑफ ए स्टार। सबसे पहले स्टार होता है यंग स्टार, फिर वाइट डॉर्फ बनता है, वाइट डॉर्फ से इट गॉट कोलैप्स इनटू न्यूट्रॉन स्टार एंड देन फाइनली इट गॉट इनटू द ब्लैक होल। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि मास कितना होना चाहिए, कि कितने मास तक our star will be a star, it will not turn into the dwarf star. So 1.4 times जो weight of the sun रहेगा, तो इतने weight तक स्टार जो है वाइट डॉर्फ में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर इससे ज़्यादा वेट हो गया इट विल कोलैप्स इनटू द वाइट डॉर्फ, और मतलब इतना वेट हमारा वाइट डॉर्फ तक सस्टेन कर सकता है 1.4 टाइम्स ऑफ सन, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा हमारा वेट हो गया सन का, सो इट गॉट कोलैप्स इनटू न्यूट्रॉन स्टार, देन इट फर्दर विल कोलैप्स इनटू द ब्लैक होल, ठीक है। सो स्टार होता है, स्टार से वाइट डॉर्फ होता है, वाइट डॉर्फ से न्यूट्रॉन स्टार होता है, न्यूट्रॉन स्टार से मेरा ब्लैक होल बनता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, हमारा की पेंडिंग पोर्शन था हमारा लेक्चर नंबर 2 का रह गया था हमारा। सो वी हैव फिनिश्ड इट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कवर अप सम मोर, आई थिंक सम मोर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं हमारे अब जो नेक्स्ट लेक्चर में, तो वी आर गोइंग टू कवर दो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। सो थैंक यू।